बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पिरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बाबर नदीम है। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 14th लेक्चर पढ़ेंगे और इंशाल्लाह इसके बाद शायद हमारा एक चैप्टर और रह जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो हमारा ख़त्म हो जाएगा। आज हम इसका सेक्शन इसका पार्ट बी देखेंगे और सेक्शन आई थिंक 172 से ऑनवर्ड जो है हम लोग इसको जो है वो कंसीडर करेंगे। ठीक है डियर एस्पिरेंट्स, वैसे तो मैंने आपको ये बात बताई हुई है कि आप लोगों ने बेर एक्ट के ऊपर फोकस करना है, बेर एक्ट के सीक्वेंस को याद रखना है। ठीक है, लेकिन असिस्टेंस लेने के लिए, चीज़ को समझने के लिए, चाहे कोई गाइड, चाहे मेरे लेक्चर, चाहे कोई नोट्स, चाहे मेरा कोई रिटर्न पेपर, व्हाट्सएवर, वो आप कंसिडर कर सकते हैं। मसलन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए मैंने पहले दिन से आपको एक फार्मूला बताया है कि खालिद चीमा वाली बुक जो कि LLB में भी हम लोगों ने पढ़ी है, उसने बड़ा प्रिसाइज करके और बड़ा इजी अल्फाज में जो है उसने लिखा हुआ है, तो वो समझने की हद तक ठीक है। लेकिन उस पर नसार नहीं करना कि मैं बस उसी को याद कर लूँ, ये मिस्टेक नहीं करनी है आपने। ठीक है, तो आपने बेर एक्ट को पढ़ के अपने नोट्स बनाने हैं। तो आज भी हम जो सेक्शन 172 से ऑनवर्ड पढ़ेंगे, पहले मैं आपको उस बुक से रीडिंग करवा देता हूँ। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं, रीडिंग करवाने के बाद जो है हम ये टेक्स्ट पे वापस आएंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात जो है वो क्लियर कर दूँ, वो बता दूँ कि आज हमने पढ़ना है प्लेज या पान। ठीक है, अच्छा, प्लेज को पढ़ने के लिए ना सबसे पहले आपको बेलमेंट का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो वो पिछले लेक्चर में हमने बेलमेंट का पूरी एक वीडियो भी देखी, बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमने उसको देखा। ठीक है, तो बेलमेंट की सिंपल डेफिनेशन क्या थी, वो ये थी कि मैं अगर अपनी कोई गुड्स, अपनी गाड़ी को चीज़ आपको दे दूँ, ठीक है, तो मैं बेलर हूँ। ठीक है, जो देने वाला है वो बेलर है, और बी फॉर बाबर, बाबर बेलर। ठीक है, और जो जिसको दी जा रही है वो उसका फ्रेंड बेली। ठीक है, वो आपको दी जा रही है तो आप जो है आपके यहाँ बेली है। ठीक है, अच्छा, लेकिन उसमें ये है कि अंडर सम कॉन्ट्रैक्ट दी जाए। फिर ठीक है, और फॉर स्पेसिफिक पर्पज हो, और फिर एट द एंड ऑफ दैट पर्पज वो चीज़ उसको क्या हो, वो रिटर्न हो। तो वो था प्लेज। अच्छा, सॉरी, वो था बेलमेंट। अब प्लेज जो है ना, ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट ही है। इसमें सिर्फ और सिर्फ फर्क पता क्या है, देखिए उधर हमने पढ़ा था कि वो ग्रेचुअस भी हो सकता है, नॉन ग्रेचुअस भी हो सकता है। ठीक है, एक तो ये होगा नॉन ग्रेचुअस। ठीक है, तो फिर इसमें रिवार्ड क्या होगा, दोनों तरफ से, एक तरफ से लोन होगा, एक तरफ से लोन दिया जाएगा और दूसरी तरफ से क्या दिया जाएगा, उसको सिक्योरिटी के तौर पे कोई गुड्स, कोई चीज़ जो है वो उसको जो है वो दी जाएगी। तो वही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट जो है उसको हम बेलमेंट ऑफ प्लेज, हम उसको प्लेज कहेंगे या बेलमेंट ऑफ प्लेज कहेंगे। ठीक है, तो अभी हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे तो आपको ना बड़ी अच्छे तरीके से जो है ना इसकी समझ आ जाएगी। तो अब हम शुरू करते हैं। Pledge or pawn. Definition: the bailment of goods as security for payment of a debt or performance of a promise is called pledge. वेरी सिंपल। अभी हम इसको ओरिजिनल टेक्स्ट में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या है कि जब गुड्स को एज ए सिक्योरिटी किसी को दिया जाए या कोई प्रॉमिस पूरा करने के लिए दिया जाए तो उसको प्लेज कहते हैं। द बेलर इन दिस केस इज कॉल्ड पार्टनर और प्लेजर। अच्छा, इसमें जो देने वाला है, जो गुड्स देने वाला है, उसको क्या कहेंगे, उसको प्लेजर कहेंगे या पार्टनर कहेंगे। द बेली इज कॉल्ड पानी और प्लेजी, और जिसको दिया जा रहा है, जिसको वो चीज रखवाई जा रही है एज ए सिक्योरिटी, उसको क्या कहेंगे, पानी या प्लेजी। बेसिकली ये बेली है। ठीक है, अ प्लेज इज ए स्पेशल काइंड ऑफ बेलमेंट। अंडर अ प्लेज वन पर्सन ट्रांसफर द पोजेशन ऑफ द गुड्स टू अनदर इन ऑर्डर टू सिक्योर द पेमेंट ऑफ द डेट और द परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस। ये मैं आपको बता चुका हूँ। In case of pledge, the goods are deposited as security to get a loan. अच्छा, वही बात होगी कि गुड्स को किस लिए रखवाया जाता है, टू गेट अ लोन, एक लोन हासिल करने के लिए एज ए सिक्योरिटी जो है उसको जो है वो रखवाया जाता है। ठीक है, इफ देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स देयर इज नो प्लेज। ये तो हमने उधर बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर ट्रांसफर ऑफ पोजेशन नहीं है तो फिर उसको जो है हम लोग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट जो है वो नहीं कहेंगे। अब वो एक एग्जांपल दे रहा है तो यहाँ से आपको प्लेज या पान का जो वो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। वो क्या है,
A borrows rupees 100 from 1000 from B and give his watch as security for payment of debt. The bailment of watch is called a pledge. कितना इजी और कितना इजी वे में उसने जो है वो बता दिया। तो होप कि आपको इसकी समझ आ गई। अच्छा, अब ऊपर जो हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है ना, डेफिनेशन पढ़ी है, ये हम इधर भी देख लेते हैं। इधर ये ओरिजिनल में देखें ना, प्लेज की डेफिनेशन Section 172, the bailment of goods as security for payment of debt or performance of a promise is called pledge. The bailer is in this case called the pawnee. The bailee is called the pawnee. अब वो जो खालिद चिम्मा वाली बुक है उसने क्या किया है, उसने फिर इसी के आगे एसेंशियल्स को एक्सप्लेन किया है। वो कैसे किया है देखें। Essentials of pledge, सबसे पहले क्या है, द एसेंशियल ऑफ प्लेज आर एज मूवेबल प्रॉपर्टी। देखिए, एक प्लेज में और एक मॉर्गेज में फ़र्क ही ये होता है। जो मॉर्गेज होती है वो हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में होती है, और जो प्लेज होती है वो हमेशा किसके बारे में होती है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में होती है। तो सबसे पहली बात ये है कि आप प्लेज और गुड्स क्या होती हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अ प्लेज ओनली इन्वॉल्व द मूवेबल प्रॉपर्टी। दिस इंक्लूड डिफरेंट गुड्स, वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट फॉर टाइटल, रेलवे रिसीट्स, बिल्स ऑफ लैंडिंग एक्सेट्रा। तो होप कि आपको इसकी समझ आ गई। मसला वो एग्जांपल देता है, वो कहता है ए गिव दिस कार टू बी एज ए सिक्योरिटी एंड बोरो रुपीज 1 लाख एज लोन। दिस इज कॉल्ड प्लेज बिटवीन ए एंड बी। मसला ए अपनी कार दे देता है बी को, ठीक है, और उससे क्या ले लेता है, उससे 1 लाख रुपया ले लेता है। अच्छा बच्चों बताओ, ए कौन हुआ फिर, जो अपनी कार दे रहा है वो क्या होगा, वो बिल्डर होगा या प्लेजर होगा या पार्टनर होगा। ठीक है, और बी क्या होगा, बी जिसको दिए जा रहे हैं या वो बिल्ली होगा या वो प्लेजी होगा या वो पानी होगा। ठीक है, दिस इज कार्ड प्लेज। अच्छा जी, फिर उसके बाद है लिमिटेड इंटरेस्ट। When a person pledges goods in which he has only limited interest, the pledge is valid to the extent of the interest only. इसके एग्जाम्पल पढ़ते हैं तो फिर समझ आ जाएगी। A gives his TV to B for repair, ठीक है, A does not pay rupees 500 as repair charges, ठीक है, B pledges the TV with X to borrow rupees 900. A pledge with X is valid up to rupees 500. देखें, ए ने अपना टीवी ठीक करने के लिए दिया किसको, बी को, ठीक है, और ए डज नॉट पे रुपीज 500 एज रिपेयर चार्जेस, और फिर उसने उसका टीवी ठीक कर दिया बी ने, लेकिन उसने जो है वो क्या किया कि उसने वो 500 रुपया उसको अदा नहीं किया। तो याद है हमने जो लास्ट लेक्चर था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, उसमें हमने पढ़ा था लियन का, कि अगर उसको उसकी मसलन उसको उसकी रिवार्ड उसको नहीं दिया जाता परफॉर्मेंस स्किल का, तो उस सूरत में वो उस पर लियन रख सकता है जब तक के उसको उसकी वो पेमेंट जो है वो नहीं मिल जाती। ठीक है, तो उस सूरत में क्या होगा, बी प्लेजेस द टीवी विद एक्स टू बोरो रुपीज 900। अब बी क्या करता है, वो कहता है अच्छा ये बात तो तुमने नहीं देना, वो आगे 900 रुपया लेके किससे, एक्स से, तो टीवी उसको दे देता है। ए प्लेज विद एक्स इज वैलिड अप टू रुपीज 500। तो ये 500 रुपए तक उसकी जो प्लेज है इसको क्या किया जाएगा, इसको वैलिड समझा जाएगा। तो होप कि आपको समझ आ गई कि इसमें लिमिटेड इंटरेस्ट के साथ भी जो है वो प्लेज हो सकती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्रपोजिशन किसी तरीके से भी क्वेश्चन में आ सकती है, तो हम उसको हर लिहाज से क्लियर करें। अब थर्ड पॉइंट है, वो है ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। अंडर प्लेज ओनली द पोजेशन ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर्ड बाय द पार्टनर टू द पार्टनी। ठीक है, अंडर प्लेज ओनली द पोजेशन ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर, वो तो हमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का भी पता है। ठीक है, कि ट्रांसफर ऑफ गुड्स या ट्रांसफर ऑफ पोजेशन जो है वो उसका एक की पॉइंट था। सी प्लेजेस ऑर्नामेंट विद बी एंड गेट अ लोन रुपीज 1 लाख, द पोजेशन ऑफ ऑर्नामेंट ट्रांसफर फ्रॉम सी टू बी, वो तो हमें पता है, उसके बगैर बेल का कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होता। ठीक है, अच्छा जी, नो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ये भी हमें पढ़ा, हमने वो बेल में भी पढ़ा था, बेलमेंट में भी पढ़ा था, सिर्फ पोजेशन ट्रांसफर होता है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। ठीक है, नॉट मेक स्टडी,
person having the custody of goods cannot pledge them. For example, a servant in control of his master goods cannot make a valid pledge of them. देखिए वो ये कह रहा है कि वो उस बंदे का कोई ऑनरशिप राइट या लिमिटेड इंटरेस्ट होना चाहिए जो प्रॉपर्टी दूसरे को ट्रांसफर कर रहा है। ऐसे मुंह उठा के किसी की प्रॉपर्टी दूसरे को दे दें तो वो फिर प्लेज या वो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, अच्छा आगे फिर बड़ा इजी है, वो राइट्स आ जाते हैं प्लेजी के। प्लेजी कौन है? जिसको गुड्स रखवाई जा रही हैं और उससे लोन लिया जा रहा है। क्या लिया जा रहा है? लोन लिया जा रहा है। ठीक है, अच्छा जी, the right of pledgee or other right to retain. The pledgee can retain the goods pledge until his dues are paid. He can retain them for payment of debt or performance of promise for interest due on the debt and all necessary expenses incurred by him for the preservation of the good. देखें, प्लेजी एक गुड्स को उस वक्त तक जो है रिटेन कर सकता है जब तक कि असल लोन ना वापस हो जाए। अच्छा, और असल लोन ना वापस हो जाए प्लस उसके अलावा जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर अगर कोई है वो ना वापस हो जाए, प्लस जब तक उस चीज को उन गुड्स को महफूज करने के लिए सेव रखने के लिए जो उसके ऊपर खर्चा आया जब तक वो उसको ना मिल जाए। ठीक है, मसलन अब एग्जांपल देखते हैं। ए बारो रुपीज 2 लाख फ्रॉम बी एंड प्लेजेस हिज डायमंड रिंग। If A does not return the loan, B can retain the ring. Look, very simple. Right to retain, उसके पैसे नहीं वापस किए गए। ठीक है, उसके बाद दूसरा है राइट टू रिटेन फॉर अदर डेट्स। व्हेन द प्लेजेस लैंड एडवांसेस टू सेम प्लेजर आफ्टर द डेट ऑफ प्लेज, इट शैल बी प्रिज्यूम्ड दैट द राइट टू रिटेन ओवर द प्लेजेस goods extend even to the subsequent advances. This presumption can be disproved by a contract to the contrary. अच्छा बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो समझिए। वो क्या है? मैंने आपसे 1 लाख रुपए का लोन लिया और मैंने अपनी गाड़ी आपके पास रखवा दी। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या हुआ कि मैंने आपसे 1 लाख रुपया और उधार ले लिया। मैंने आपसे 1 लाख रुपया और उधार ले लिया तो ये ऑटोमेटिकली वो जो गाड़ी है वो एज ए सिक्योरिटी तस्वर की जाएगी फॉर सबसिक्वेंट लोन। लेकिन गौर कीजिएगा मेरी बात पे, अगर मैंने पहले आपसे 1 लाख रुपया लोन लिया था, वो अनसिक्योर्ड डेट था, उसका कोई मैंने आपको अपनी गुड्स वगैरह जमा नहीं करवाई थी, उसके बाद मैंने आपसे 1 और लाख रुपया लिया और उसके एवज में अपनी गुड्स जो है वो आपके पास रखवाई, तो अब जो वो मेरी गाड़ी है वो जो पहला जो लोन था वो उसके यानी उसके इवज में वो मेरी गाड़ी जो है उसको रिटेन नहीं किया जा सकता। होप कि आपको मेरी बात की समझ आ गई। ठीक है, M borrow rupees 4 lakh from N on 1st March and pledges this car on 1st June. M borrow another sum of rupees 3 lakh from N. M repay the first debt in full. N can retain the car against his claim for second loan. तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद है right to extraordinary expenses. The pledgee has the right to recover from the pledger extraordinary expenses incurred by him for the preservation of the good pledged, but he cannot retain the good if such expenses are not paid. He only the right to sue the pledger for recovery of such extraordinary expenses. अच्छा, ये क्या कहता है? वो कहता है एग्जाम्पल देखते हैं। वो कहते हैं एस प्लेजेस हिज हॉर्स विद टी, द हॉर्स फॉल्स सिक एंड टी स्पेंड्स मोर एक्सपेंसेस ऑन हिज ट्रीटमेंट, टी कैन सू एज टू रिकवर एक्सपेंसेस। सबसे पहले एग्जाम्पल से आप वाज़ेह करें कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस वो हैं जो के अंडर कॉन्ट्रैक्ट नहीं थे लेकिन उसको करने पड़ गए ड्यू टू सम रीजन या आर दी अदर रीजन। तो उस सूरत में क्या है कि वो उसका पोजेशन रिटेन नहीं कर सकता, किसका? गुड्स का, उस जो एज ए सिक्योरिटी है। लेकिन वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हैं उसके लिए वो जाके उसको जो है वो सू जरूर कर सकता है कि जनाब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुए एक्सपेंसेस तो मैं प्लेजी हूं तो ये मुझे पैसे जो है वो दिलाए जाएं। ठीक है, उसके बाद राइट टू सू एंड सेल। अब बेली का या प्लेजी का अगला जो राइट है वो क्या है
If the pledger make default in payment of the debt or performance of the promise, the pledgee may sell the goods pledged after giving to the pledger a reasonable notice of his intention to sell. The following points must be noted in this regard. अगर वो उसकी विद इन टाइम जो है उसकी सिक्योरिटी जो है उसका लोन जो है वो उसको वापस नहीं करता बिल्डर प्लेजर पार्टनर, ठीक है, तो अब वो क्या कर सकता है कि वो उन गुड्स को क्या कर सकता है, सेल कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको उसको पहले उसको एक नोटिस देना होगा, ठीक है, कभी मैं बेचने जा रहा हूं और साथ में ये वाली कंडीशंस पूरी की जाए। कौन सी? नंबर 1, द रीजनेबल नोटिस इज नेसेसरी, अ सेल ऑफ गुड्स विदाउट नोटिस इज वाइड, कि वो सबसे पहले उसको एक नोटिस देगा। फिर द प्लेजी कैन नॉट सेल द गुड्स टू हिमसेल्फ, वो खुद को नहीं बेच सकता प्लेजी, ठीक है। इफ ही डज सो सच सेल इज वॉइड, द प्लेजर कैन रिकवर द गुड्स ऑन पेमेंट, ठीक है। तो भाई एक तो वो खुद को नहीं भेज सकता, और अगर वो खुद ऐसे करता है, खुद को भेज देता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वाइड होगा और प्लेजर उसको पैसे दे के अपने गुड्स वापस लेने का हकदार होगा। इफ द proceeds of sale are less than the amount due, he can recover the balance from the pledger, but if there is surplus, he must return it to the pledger। बहुत जबरदस्त कि अब बेचने के बाद अगर तो पैसे बचे हैं, अगर तो जो रिकवरी करनी थी उससे ज्यादा में वो गुड्स बची हैं, तो वो सरप्लस उसको वापस करेगा, एक्स्ट्रा पैसे उसको वापस करेगा। किसको? प्लेजर को, पार्टनर को, बेलर को। लेकिन अगर वो कम है तो वो फिर उससे क्लेम कर सकता है कि भाई तुमसे 1000 रुपया लेना था, गाड़ी तुम्हारी 500 रुपए की बिकी है, तो मुझे 500 रुपया जो है वो तुम और दो, ठीक है। अब नीचे वो एक एग्जांपल भी बता रहा है, वो कह रहा है ए लैंड्स ₹5 लाख फॉर 6 मंथ टू बी एंड बी प्लेजेस हिज कार विद ए। मसलन ए जो है वो अपने 5 लाख रुपया देता है 6 माह के लिए बी को, और बी अपनी गाड़ी रखवाता है। 6 माह बाद बी पैसे वापस नहीं करता, ए जो है वो क्या कर सकता है, उसको नोटिस देने के बाद उसकी गाड़ी जो है उसको बेच के पैसे पूरे कर सकता है। अच्छा, ये हमने पढ़ा था राइट्स ऑफ प्लेजी। अब ड्यूटीज ऑफ प्लेजेस क्या होंगी? टू टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स और प्लेज, ठीक है, एक वो उनका ध्यान करे। नॉट टू मेक एनी अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स प्लेज, नॉट टू मिक्स द गुड्स प्लेज विद हिज ओन गुड, नॉट टू डू एनी एक्ट इनकंसिस्टेंट विद द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टू रिटर्न द गुड्स प्लेज ऑन रिसीट ऑफ हिज फुल ड्यूज, टू डिलीवर एनी एक्सेप्शन टू द गुड्स प्लेज। अच्छा, मेरी एक बात सुन ले बच्चों, आप में से जो लोग तो एलएलबी की तैयारी कर रहे हैं ना, वो तो बेशक इसको क्वेश्चन टाइप करें तैयार, लेकिन जो कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं कह रहा हूँ कि वो सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, क्योंकि ये बिल्कुल बच्चों की तरह लिखा हुआ है, पेपर में इतना एक्स्ट्रा नहीं लिख के आना अपने सिविल जज वगैरह के एग्जाम में, ठीक है। अब है राइट ऑफ द प्लेजर। अब आ जाए प्लेजर का राइट ऑफ प्लेजर क्या है? अच्छा जी, राइट टू रिडीम। If the pledgee make an unauthorized sale, etc., without giving a reasonable notice, the pledger can file a suit for redemption of goods, treating the sale as void after depositing the dues with the court। देखें, अगर वो समझता है कि इसने मेरी इजाजत के बगैर बेची है, या उसने नहीं भी अभी गुड्स बेची लेकिन वो पैसे देना चाहता है, लेकिन वो उसको गुड्स वापस नहीं करना चाहता, तो वो फिर क्या कर सकता है? वो कोर्ट जाके अपनी अपनी जो गाड़ी है उसको रिडीम करवाने के लिए वो सूट फाइल कर सकता है। उसके बाद दूसरा उसका राइट टू क्लेम डैमेजेस। इफ द प्लेजी मिक्स द गुड्स प्लेज विद हिज ओन गुड्स आर कन्वर्ट इनटू अदर फॉर्म, द प्लेजर हैज द राइट टू क्लेम डैमेजेस। अगर उसकी गुड्स डैमेज की गई हैं तो वो पैसे क्लेम कर सकता है उसके डैमेज के, ठीक है। राइट टू क्लेम इंक्रीज, द प्लेजर हैज द राइट टू रिसीव द प्लेज्ड गुड्स बैक along with assertion if any making the full payment on stipulated डेट, ठीक है। ये मसलन उसने काओ दी थी लेकिन अब उसके साथ कफ भी है, तो वो दोनों वापस लेने का हकदार है, ठीक है। राइट टू रिडीम द डेब्ट, अ प्लेजर हु मेक्स डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ डेट एट द स्टिपुलेटेड डेट हैज अ राइट टू रिडीम द डेट एट एनी सब्सिक्वेंट बिफोर द एक्चुअल सेल ऑफ गुड्स। जब तक वो प्रॉपर्टी बिक नहीं जाती, ठीक है, वो प्लेजर का या बेलर का ये राइट होगा कि वो अपना वो वापस ले सके, वो सब्जेक्ट टू द पेमेंट ऑफ द लोन एज वेल एज इंटरेस्ट जो भी है। उसके बाद ड्यूटीज क्या है?
Duties of pledger are as follow. Duty to compensate. It is the duty of the pledger to compensate the pledge for the extraordinary expenses incurred by him. ये वो अब वही जो हमने उसके राइट पढ़े थे बिल्ली, क्या वो प्लेजर के क्या बन जाएंगी, ड्यूटी बन, ड्यूटी टू कंप्लीट. इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्लेजर टू मीट हिज ऑब्लिगेशन ऑन स्टुपिलिटी डेट एंड कंप्लाई विद द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, आगे ये डिफरेंट है, इसको डिफरेंस है, इसको आप छोड़ दें. ठीक है, उसके बाद प्लेज बाय नॉन ओनर. ठीक है, ये क्या है, द ओनर ऑफ गुड्स कैन मेक अ वैलिड प्लेज बट प्लेज मेड बाय नॉन ओनर इज आल्सो वैलिड इन द फॉलोइंग केसेस. ठीक है, कि प्लेज बाय नॉन ओनर भी जो है वो क्या हो सकती है, वो वैलिड हो सकती है. मतलब एक mercantile agent is a person who is authorized by owner by to buy or sell goods or to raise money on the security of goods. The pledge made by mercantile agent is valid if the following conditions are satisfied. ठीक है, तो mercantile agent क्या होता है, वो ऑनर नहीं होता लेकिन वो ऑनर का एजेंट होता है, तो उसकी तरफ से वो अब वो ऑनर तो नहीं है लेकिन अगर वो प्लेज करता है तो फिर वो वैलिड होगी. लेकिन कंडीशन क्या होंगी, द मर्चेंटाइल एजेंट मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ द गुड्स फॉर डॉक्यूमेंट ऑफ द टाइटल ऑफ गुड्स. सबसे पहले तो वो पोजेशन में हो उन डॉक्यूमेंट्स के. उसके बाद है द पोजेशन ऑफ गुड्स मस्ट बी विद द कंसेंट ऑफ द रियल ओनर. और उसके पास जो पोजेशन हो विद द कंसेंट ऑफ रियल ओनर हो. मर्चेंटाइल एजेंट मस्ट मेक द प्लेज इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ हिज बिजनेस एज मर्चेंटाइल एजेंट. और वो उसको अपना समझ के प्लेज करे, ये ना हो कि ऊने पौने में जो है वो ओने पोने में वो जो है वो उसको जो है वो प्लेज कर दे, उसको रख दे, दूसरे को दे दे. द पार्टनी एक्ट्स इन गुड फेथ एंड डज नॉट हैव एनी नोटिस दैट द पार्टनर हैज नो अथॉरिटी टू प्लेज. और जो पानी है वो भी उसको अपना ओनर समझ के तो वो प्रॉपर्टी को क्या करे कि यानी जो पानी है वो पार्टनर के साथ क्लूसिव ना हो, यानी वो जानबूझ के अंदर से उसको पता हो कि ये मालिक नहीं है और इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, बस वो इन गुड फेथ कर रहा हो और उसी को ही ऑथराइज एजेंट समझ के तो वो उसके साथ कर रहा हो, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो. ठीक है, अब एक एग्जांपल है, वो कहता है a French company sent to their London agents certain pictures for exhibition only, but the agents pledged them. The pledge was held to be valid. ठीक है, देखें वो एजेंट था ना, और दूसरी पार्टी ने अगर इन गुड फेथ वो किया है कॉन्ट्रैक्ट तो वो वैलिड होगा. उसके बाद है possession under voidable contract. A person having possession of goods under a voidable contract can make a valid pledge of the goods provided that the contract has not been rescinded before the contract of pledge and he has acted in good faith and without notice of the pledger's defect of टाइटल. देखें वो ये कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल था किसके पार्ट पे, वो जो एजेंट था या वो जो नॉन ओनर था उसके पार्ट पे, लेकिन अभी वो रिसिंड नहीं किया था ओरिजिनल ओनर ने, तो उसने आगे प्लेज कर ली तो वो क्या हो जाएगी, वो वैलिड हो जाएगी. ठीक है, मसलन एग्जांपल क्या है, वो कहता है ये परचेज अ रिंग फ्रॉम पी, ठीक है, एंड गेव अ फेक चेक बिफोर डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड द रिंग वाज प्लेज विद बी, द प्लेज वाज हेल्ड टू बी वैलिड. बहुत जबरदस्त एग्जांपल है, होप के आपको जो है वो समझ आ गई होगी. ठीक है, आगे है pledge with limited interest. Where a person pledges goods in which he has only a limited interest, the pledge is valid to the extent of that interest. Thus, a person having a lien over the goods may pledge them to the extent of his interest. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जिस हद तक उसका इंटरेस्ट है उस हद तक वो क्या होगी, वो वैलिड होगी प्लेज. ठीक है, मसलन अब वो एक एग्जांपल देता है, वो कहता है A delivers clothes to B to make a suit and agree to pay rupees 150 as sewing charges. B pledges the suit with C for rupees 300. The pledge is valid up to rupees 150. A can recover the suit on payment of rupees 150 to C. Hope कि आपको मेरी बात की समझ आ गई है. ठीक है, seller in possession after sale. A seller in possession after sale is no more the owner of the goods, but a pledge created by him will be valid provided the pani acted in good faith and without notice of previous sale. The original buyer can obtain
can obtain damages from the seller but cannot recover the goods from the pledgee। तो ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने जो है वो कहा है। वो कहते हैं तो ये जो है सेक्शन 30 का जो हवाला दिया, ये बेसिकली ये कह रहा है कि अगर किसी ने मसलन वो प्रॉपर्टी बेच दी है, सेलर कौन, ओरिजिनल सेलर नहीं, उसके बिहाफ में किसी ने बेच दी है, और जो खरीदने वाला था, जो बेली था, जो प्लेजी था, उसने इन गुड फेथ जो है वो खरीदी है वो, तो उस सूरत में क्या होगा कि वो जो ओरिजिनल सेलर है वो सेलर नहीं रहेगा। क्यों, सॉरी, वो अब उसका जो है वो ऑनर नहीं रहेगा, और ऑनर जो है वो क्या बन जाएगा, वो प्लेजी बन जाएगा। अलबत्ता कि वो जो उसका नुकसान वगैरह हुआ है वो उसको जो है वो क्लेम कर सकता है। अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। बी बाय गुड्स फ्रॉम ए, बी गुड्स खरीदता है ए से, एंड पे फॉर देम, और उसके लिए पे कर देता है, बट लीव देम इन पोजेशन ऑफ ए, और लेकिन वो पैसे दे देता है लेकिन वो गुड्स नहीं उठाता। तो अब ए क्या हो जाएगा, ए जो है वो बेली हो जाएगा। ठीक है, ए प्लेजेस द गुड विद सी। अब ए क्या करता है, हालांकि वो मालिक नहीं रहा था, क्योंकि उसने पैसे ले लिए थे, वो उसको सी से के साथ प्लेज कर देता है, जिसको ये नहीं पता था कि पीछे वो बिक चुकी हैं वो क्या कहते हैं गुड्स। द प्लेज इज वैलिड, वो प्लेज जो है वो क्या हो जाएगी, वो वैलिड हो जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद है buyer in possession before sale, where a buyer who has agreed to buy obtain the possession of the good with the seller's consent before the payment of price, he pledges these goods to a party who takes them in good faith and without notice of the seller's right of lien or any other right of seller, the pledge is valid। Masalan, A agreed to buy a car from B, if the mechanic approves, A obtain possession of the car and pledges it with X, the pledge is valid। ठीक है, ये सेक्शन ये कहता है कि अगर वो जो बेली है, प्लेजी जो है वो अगर इन 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 पोजेशन ऑफ गुड्स आ जाता है सेल से पहले, और विदाउट कॉन्सेंट, विद द कॉन्सेंट ऑफ द ओरिजिनल ऑनर, और फिर वो उसको आगे प्लेज कर देता है, तो उस सूरत में वो फिर जो ओरिजिनल ऑनर था जिसको अभी पैसे देने थे, वो बाद में ये नहीं कह सकता कि अभी आपने मुझे पैसे नहीं दिए तो आपने इसको आगे प्लेज क्यों किया है। ठीक है, आगे ये है pledge by co-owner when there are several joint owners of goods, one of the co-owners who has the sole possession of goods with the consent of other can make a valid pledge of goods। जब बहुत सारे ओनर हो तो कोई ओनर जो उसके पोजेशन में हो वो विद द कंसेंट ऑफ द अदर वो क्या कर सकता है, वो उसको जो है वो प्लेज कर सकता है। तो ये था जी वो क्या कहते हैं जो हमने पढ़ा। अब हम जल्दी से टेक्स्ट को भी देख लेते हैं तो मेरी तसल्ली हो जाएगी। सेक्शन 172 हमने देख लिया था। 173 क्या है, पानीज राइट ऑफ रिटर्न। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप इंडेक्स बना के याद करेंगे तो आपको ये स्टैचू ज़्यादा समझ आएगी। ठीक है, Pani's right of return. The Pani may retain the goods pledged not only for payment of the debt or for performance of the promise, but for the interest of the debt and all necessary expenses incurred by him in respect of the possession and for preservation of the goods pledged। हम पढ़ चुके हैं कि अब सिर्फ उसने वो लोन ही वापस नहीं लेना, बल्कि अगर कोई इंटरेस्ट था तो वो भी उसको जब तक वापस नहीं मिलता वो गुड्स को अपने पास रख सकता है। प्लस अगर उसने उसके ऊपर कोई खर्चा किया है तो उस सूरत में वो उसको जब तक उसको वो एक्सपेंसेस नहीं मिल सकते जो कि उसने फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ द गुड्स खर्च किए हैं, तो वो भी वो जब तक नहीं मिल सकते वो उसको वापस करने का पाबंद नहीं है। ठीक है 174 है पानी नॉट टू रिटेन फॉर डेट और प्रॉमिस अदर देन दैट फॉर विच द गुड्स प्लेज presumption in case of subsequent advantage। The Pani shall not, in the absence of contract to the effect, retain the goods pledged for any debt or promise other than the debt or promise for which they are pledged, but such contract in absence of anything to the contrary shall be presumed in regard to the subsequent advances made by the Pani। देखा, मैं हमने एग्जाम्पल भी पढ़ी थी और वो ये था कि अगर एक प्लेज के बाद वो उससे मजीद लोन लेता है तो उसकी हद तक वो गुड्स जो हैं वो प्लेज समझी जाएंगी। लेकिन अगर उसने पहली डेटों में कोई लोन लिया हुआ था और बाद में वो कोई गुड्स प्लेज करवाता है तो उसकी हद तक वो नहीं समझा जाएगा।
प्लेज तस्वर नहीं होगी। 175 है पानी राइट एज टू एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेंसेस इंकर्ड द पानी इज इंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम पार्टनर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय हिम फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द गुड्स प्लेज्ड। वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वो उससे ले सकता है, लेकिन वो उसके लिए उसको सू कर सकता है, वो जो है वो उसका वो नहीं रख सकता, पोजेशन नहीं, रिटेन नहीं कर सकता उसको। और ये हमने पढ़ा था वो जो कि वो हॉर्स लिया था तो वो बीमार हो गया और उसके ऊपर उसने खर्चा किया, तो वो खर्चा उससे ले सकता है। Pani right where partner make default if the Pani make default in the payment of debt or performance of the stipulated time of the promise in respect of which the goods were pledged, the Pani may bring a suit against the partner upon the debt or promise and retain the goods pledged as a collateral security, or he may sell thing pledged on giving the partner reasonable notice of the sale। वो कह रहा है कि अगर वो उसके विद इन टाइम पैसे वापस नहीं करता, कौन, पार्टनर, तो उसके पास अब एक तो ये है कि वो उन गुड्स को रिटेन करे, ठीक है, प्लस वो उनके खिलाफ, उसके खिलाफ दावा भी कर सकता है, उसके खिलाफ कर सकता है किस चीज़ के लिए कि वो क्या कहते हैं कि मुझे ये बेचने की इजाज़त दी जाए या ये चीज़ें मुझे दे दी जाए, प्लस वो उनको उसको जो है वो बेच भी सकता है विद नोटिस। ये हमने सारा पढ़ लिया है। If the proceeds of such sale are less than the amount due in respect of the debtor promised, the partner is still liable to pay balance. If the proceeds of the sale are greater than the amount to so due, the partner shall pay over the surplus to partner। ये भी हम एग्जांपल जो है वो पढ़ चुके हैं कि अगर वो बेचने के बाद स्टिल उसने पैसे लेने हैं उससे, किससे, पार्टनर से, तो फिर वो ले सकता है उससे, और अगर ज़्यादा उसके पास आ गया तो वो वापस करने का बंद होगा। 177 है, वो कहता है डिफॉल्टिंग पार्टनर राइट टू रिडीम इफ a time is stipulated for the payment of the debt or performance of promise for which the pledge is made, and the partner make default in payment of the debt or performance of the promise at the stipulated time, he may redeem the goods pledge at any subsequent time before the actual stage of time, but he must in the case pay in addition any expenses which have arisen from his default। ये वेरी सिंपल, ये हमने पढ़ा है कि जब तक वो बिक नहीं जाती गुड्स, वो उसको सेल आउट नहीं कर देता पानी, तो पार्टनर किसी भी वक्त पैसे दे के तो वो अपनी उन चीज़ों को रिडीम करवा सकता है। लेकिन अगर वो एक्स्ट्रा उसके डिफॉल्ट की वजह से जो एक्स्ट्रा चार्जेस हुए होंगे वो पे करने का जो है वो क्या होगा, वो बंद होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है 178 है, वो कहता है प्लेज बाय मर्चेंटाइल एजेंट, वो जो कि ऑनर नहीं है, एजेंट है सिर्फ। तो अगर प्लेजी ने इन गुड फेथ वो चीज़ें जो है वो उसके पास प्लेज हो गई हैं, तो उस सूरत में वो वैलिड होगा। वेयर मर्चेंटाइल एजेंट इन विद द consent of the owner in possession of the goods or document titled good, any pledge made by him when acting in ordinary course of business of mercantile agent shall be as valid as if were expressly authorized by the owner of the goods to make the same, provided that the pawnee acts in good faith and has not at any time pledged notice that the pawner has not authority to pledge। सिंपल सी बात है। 178 ये कहता है कि अगर प्रिंसिपल के बिहाफ पे एजेंट ने प्लेज कर दिया है तो वो वैलिड समझा जाएगा, ठीक है। और जो प्लेजी है अगर वो इन गुड फेथ उसके साथ कर रहा है ये समझ के कि ये एजेंट है या ये मालक है, तो वो जो प्लेज है वो वैलिड कहलाएगी। वो इसलिए कहा जा रहा है कि मूवेबल प्रॉपर्टी में कहाँ पता चलता है उसके इसका मालक असल कौन है और ये एजेंट है, ये क्या है, ठीक है। Explanation in this section, the expression mercantile agent and document writer shall have the meaning again signed in the sale of goods act 1930। सिंपल ये है कि मर्चेंटाइल एजेंट खुद मालक नहीं है ऑन द बिहाफ ऑफ द ओरिजिनल ओनर और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल किसी भी चीज के जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है। 178 है प्लेज बाय पर्सन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट when the partner has obtained possession of the goods pledged by him under a contract voidable under section 19 of section 19A, but the contract has been rescinded at the time of the pledge has not been rescinded, the partner acquire a good title to the goods provided that he acts in good faith and without notice of partner's defect title। वेरी सिंपल कि जो देने वाला था
जिसने वो प्रॉपर्टी, जिसने मसलन जो बेलर था, जो प्लेजर था, वो अंडर सम वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट उस प्रॉपर्टी, उन गुड्स के पोजेशन में था, ठीक है। तो इससे पहले कि वो उसको ख़त्म कर दिया जाता, वो उसको आगे प्लेज कर देता है। अब जिसके पास प्लेज हुई हैं वो जो है वो चूँकि उसने इन गुड फेथ खरीदी हैं, तो वो उसको क्या समझा जाएगा कि ही इज़ कि प्लेज जो है वो वैलिड है, उसने सही तौर पे वो प्लेज किया है, ठीक है। अब 179 है, वो प्लेजर मीन प्लेज वेयर पार्टनर हैज ओनली ए लिमिटेड इंटरेस्ट, तो ये हम पढ़ चुके हैं। वेयर पर्सन प्लेजेस गुड्स इन विच ही हैज ओनली ए लिमिटेड इंटरेस्ट, द प्लेज इज वैलिड टू दैट टू द एक्सटेंट ऑफ दैट इंटरेस्ट। हमने इसमें 2 एग्जांपल्स भी पढ़ी थी कि वो टीवी रिपेयर करने के लिए देता है, लेकिन वो 500 रुपया नहीं देता, वो उसको आगे 900 रुपये में बारो कर देता है किसी को, तो वो अब 500 की हद तक उसने जो आगे उसको प्लेज किया है वो जो है वो वैलिड है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है सूट बाय बेलर और बेली अगेंस्ट रॉन्ग डूअर, 180 है। Suit by bailer against the wrongdoer. If a third person wrongfully deprives the bailee of the use or possession of the goods bailed or does them any injury, the bailee is entitled to sue such remedy as the owner might have used in the like case if no bailment had been made, and either the bailer or the bailee may bring a suit against the third person for such deprivation or injury. Very simple वो बात कर रहा है कि अगर किसी ने गुड्स को नुकसान पहुंचाया है और वो कोर्ट में चला जाता है कंपनसेशन के लिए, कौन जो बिल्ली था, तो वो जो रॉन्ग डूअर था वो कोर्ट में ये नहीं स्टांस ले सकता सर कि ही हैज़ नो लोकस स्टैंड आई, क्योंकि वो तो मालक ही नहीं है, ठीक है। तो लिहाजा वो उसने कहा है कि ओरिजिनल मालक यानी बिल्डर भी कर सकता है रॉन्ग डूअर के खिलाफ केस और बिल्ली भी कर सकता है। उसके बाद लास्ट 181 अपॉइंटमेंट ऑफ रिलीफ और कंपनसेशन ऑब्टेन्ड बाय सच सूट who when whatever is obtained by way of relief or compensation in any such suit shall as between the bailor and bailee be dealt with according to their respective interest। अब उसमें से जब दावा डिग्री हो जाएगा तो अब जो उसमें से वो कोर्ट में से जो चीज डिग्री होगी वो उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, बेलर और बेली के इंटरेस्ट के हिसाब से उनमें क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी कि मतलब उसका कितना नुकसान हुआ और उसका कितना नुकसान हुआ बेलर का। तो बच्चों ये था सेक्शन प्लेज या जिसको हम वो पान भी बोलते हैं, तो ये बेलमेंट की एक किस्म थी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।